तो यहाँ पे टीचर पढ़ा क्या रहा है हमें वो देखना है, दैट मीन्स सब्जेक्ट एंड देन टीचर की एज है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इफ़ आई से कि टीचर आईडी इज सफिशिएंट टू गेट द डेटा, कि सपोज अगर हमें आईडी पता है टीचर की 11 एंड आई कैन से कि वो 11 जो है क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बिकॉज कॉलेज में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डीबीएमएस ही पढ़ाती हूँ, तो डीबीएमएस में नहीं और भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, तो बहुत सारे टीचर्स के नाम के सामने यहाँ पर डीबीएमएस होगा, तो आप वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यानी कि इस टेबल में अगर हम बात करें तो टीचर आईडी के साथ अगर उसका सब्जेक्ट नेम पता हो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस विल एक्ट एज अ की। आई मीन यहाँ पे कैंडिडेट की जो है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं गिवन है। सपोज अगर नहीं गिवन है तो आप कैसे एज अ डेटाबेस डिजाइनर हाउ यू विल जज कि इसमें से क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये आपको बस अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चेक करना होगा। आई मीन आपको खुद जजमेंट करना होगा व्हाट इज द पार्ट एंड कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। जैसे आप कह सकते हैं एज इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ दिस टीचर आईडी। अगर आपको टीचर की एज पता करनी है तो ऑब्वियसली टीचर का आईडी पता हो, क्योंकि यहाँ पे टीचर का नाम नहीं गिवन है, ओके नो प्रॉब्लम। बट इफ यू नो द आईडी देन यू कैन गेट द एज ऑफ द टीचर, क्योंकि कितनी बार भी वो आईडी है तो देखिए उसका एज क्या है, वो 38 है, वो नहीं बदल रहा है। बट यहाँ पे देखिए टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैनी सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो। तभी आप, जैसे अगर मुझे अपना अगर कहीं डिटेल भेजना है तो आई ऑलवेज सेंड माई नेम एंड द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो विच आई एम टीचिंग। तो द सेम थिंग यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नेम आप कह सकते हो कि टीचर आईडी पे कहना इसे डिपेंडेंट है नहीं। आप यहाँ पे कह सकते हो भाई कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं इस टेबल में 3 डेटा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट ये दोनों मिलके इस टेबल के लिए प्राइमरी की का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कैंडिडेट की ही आगे चल के प्राइमरी की बन जाता है। ये दोनों मिलके ही आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये यहाँ पे सीके है। दोज हु आर अनेबल टू ज्वाइन बेटर यू ज्वाइन द यूट्यूब। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आई कैन नॉट डू दैट, दैट सीके। तो नाउ टीचर कॉमर्स सब्जेक्ट यहाँ पे आप तो ये सीके बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक सीके का वैल्यू क्या हो गई। सपोज अगर मैंने टीचर को ए ले लिया, बेटा बोलने में थोड़ी आसानी होगी, सब्जेक्ट को बी ले लिया और एज को मैंने ले लिया सी। तो यहाँ पे आप देखिए ए बी सी ले लिया, तो यू कैन से ए बी इज अ कैंडिडेट की, ए बी इज अ कैंडिडेट की, और जो सी है आई मीन यहाँ पर ए बी टेंस टू आप कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी एक कैंडिडेट की है, और अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए जो है सी को भी डेराइव कर रहा है। कैसे भाई, टीचर की आईडी पता होगी तो आप एज भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि सी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए, और ए जो है ये पार्शियली डिपेंडेंट है ए बी पे। यानी ए बी क्या था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट। तो यानी ये दोनों मिलके यहाँ पे कैंडिडेट की का काम कर रहा है, और सी जो है केवल ए पे डिपेंडेंट है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हम इस टेबल को क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक टेबल में हम ले लेंगे यहाँ पर टीचर की आईडी और दूसरे में सब्जेक्ट ले लिया हमने, और एक दूसरी टेबल हम बनाएंगे उसमें हम ले लेंगे टीचर की आईडी अगेन और टीचर का एज हम ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आईडी के ऊपर ये आपका सब्जेक्ट एक ये की बन जाएगा। दैट मीन्स इस टेबल में ये दोनों मिलके एक की का काम करेगा, और इसमें जो है आपका एज जो है टीचर का वो इस पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ड्यू टू द पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ दिस हमने इस टेबल को 2 पार्ट में ब्रेक करा। तो ये होता है जो आप पूछ रहे थे कि कैसे हम करेंगे, दिस इज। तो जनरली जो आपने ABCD पढ़ा इट्स नॉट द डिफरेंट थिंग। एक्चुअली इसके नाम इतने बड़े बड़े होते हैं तो उसको शॉर्टकट में लिख लिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यू कैन डू दैट कि आप वहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं। नाउ कि आप एडमिट नहीं होंगी, जो भी है यूट्यूब पे आ जाए। मैं वही बोला, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाए, कोई एडमिट करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम चल गया तो एडमिट की कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सर आ गए थे इसलिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव आई मीन थर्ड एनएफ का यहाँ पे वो टेबल है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बहुत तेजी से जा रही हूँ बिकॉज टुडे आई हैव टू स्टार्ट द एसक्यूएल। नाउ द थर्ड एनएफ में क्या होता है आपको पता है कि सेकंड एनएफ की वजह से हम यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी तो रिमूव कर देते हैं, बट थर्ड एनएफ में आपको मिलती है ट्रांजिटिविटी। तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया है हमने कि एक तो एम्प्लॉय आईडी गिवन है, एम्प्लॉय का नाम गिवन है, एम्प्लॉय का कोड है यहाँ पे, सॉरी जिप कोड है जहाँ एम्प्लॉय रह रहा होगा, उसका स्टेट है, सिटी है और डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप इस टेबल पे देखें यहाँ पर तो एम्प्लॉय आईडी
दैट मीन्स EMP ID सफिशिएंट टू गेट दिस। तो आप कह सकते हैं कि इस टेबल में ID जो है वो CK है, एम्प्लॉय ID इज एक्टिंग एज अ CK। और आप कह सकते हैं इसकी सुपर कीज क्या हो सकती है, एम्प्लॉय ID को आप नेम के साथ कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो वो भी CK हो जाएगा, देन जिप के साथ कर दीजिए तो भी वो CK हो जाएगा, सॉरी सुपर की हो जाएगा। तो सुपर की कैन बी एनीथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ विद दिस एट्रीब्यूट। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट की बात करें तो एम्प्लॉय ID से आप उसका नाम, आई मीन किस शहर में रह रहा है उसका कोड आपको पता होगा, आई मीन एड्रेस की बात कर रहे हैं, स्टेट सिटी सब कुछ आप निकाल सकते हैं इफ़ यू नो द ID और आपने डेटा स्टोर कर रखा है। बट अगर आप देखें यहाँ पर तो एम्प्लॉय ID आपने यहाँ पे डाला और एक जो अगर किसी सपोज मैं गाजियाबाद में रह रही हूँ, मेरा ID जो है 201002 है जिप कोड, एंड आफ्टर सम टाइम आई स्विच्ड हियर सपोज 301 और ये ग्रेटर नोएडा में आ गया, तो यहाँ पे ID चेंज हो गई आपकी। तो आप देख रहे हैं कि अगर ID चेंज हो रहा है तो शहर सिटी सब बदल जा रहा है। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं, स्टेट सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये सारा का सारा इस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि एम्प्लॉय ID अगर हमें पता है तो ये हम क्या निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय का जिप कोड, आई मीन यहाँ पे जो पिन कोड होता है तो वो हम निकाल लिया। आई मीन एम्प्लॉय ID इज डेराइविंग द एम्प्लॉय जिप, और आप देख सकते हैं कि जिप से ही आप क्या, यानी कि जो पिन कोड होता है उससे आप, अगर आपको जिप पता है तो आप उस शहर का नाम, ठीक, आई मीन स्टेट क्या होगा, सिटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट क्या होगी, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अननेसेसरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर द पार्शियल, ऑब्वियस सी बात होगी पार्शियल होगा यहाँ पे। तो पार्शियल को हम मान के चल रहे हैं कि रिमूव करें, तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की बात सपोज करो मैंने इसे A ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया A B C D, मुझे लिखने में आसानी होगी इसलिए ले रही हूँ F। तो यहाँ पे देखिए कि आप ये देख रहे हो कि A से, आई मीन A इज द एम्प्लॉय ID, A से आप निकाल रहे हो C, दैट मीन C को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ आई नो द एम्प्लॉय ID। तो आप जान सकते हो कि वो एम्प्लॉय किस शहर में रह रहा है। तो हम उससे अगर सिर्फ इतना पूछें एम्प्लॉय से, प्लीज टेल मी योर जिप नंबर या पिन नंबर, तो अगर उसने आपको पिन नंबर बता दिया तो आप बाकी डिटेल ले सकते हो ना, क्योंकि पिन नंबर पता चलते ही आप क्या करोगे, पिन की मदद, दैट मीन C कैन डेराइव द D E एंड F, इन तीनों को भी बता सकता है। इफ यू नो द पिन नंबर यू कैन डू दिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट केवल A है। A क्यों है, क्योंकि वो एम्प्लॉय ID है। A को मैंने कहा कि तुम कैंडिडेट की हो, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम है। तो आप देख रहे हैं कि D E F इज डिपेंड ऑन दिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बिकॉज C इज ऑल्सो नॉन प्राइम। नॉन प्राइम क्यों है, क्योंकि हम एम्प्लॉय ID से ही उसको निकाल रहे थे। तो आप देख रहे थे कि ये नॉन प्राइम जो था वो एक नॉन प्राइम के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉब्लम। जब ऐसी सिचुएशन है तो हम इसे अगेन क्या करेंगे, ट्रांजिटिव टेबल को, कि भाई देखो इसमें क्या है, आपने देखा A ने C को डिराइव किया, C ने दिस। तो आप देख रहे हो कि ये जो C है ये अपने आप को अकेला एक की तरह क्रिएट कर रहा है, और जो की तरह काम कर रहा है। आप अगले वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये C जो है इट इज अगेन एक्टिंग एज अ की, किसको डिराइव करने के लिए, D E F की चीज़ों को पता करने के लिए। तो जो यहाँ पर आप कह सकते हो अगेन एक फर्दर यहाँ पे बन रहा है, और आप दूसरी तरीके से कहो कि ट्रांजिटिव वाली सिचुएशन दिख रही है, तो मैं इस टेबल को ब्रेक कर दूंगी। क्या लिखूँ, एक टेबल में हम यहाँ पे लिख लेंगे एम्प्लॉय ID, उसका नेम ले लिया हमने एम्प्लॉय का, और उसका जिप ले लिया क्योंकि ये सफिशिएंट है। और बाकी को मैं क्या करूं, दूसरी टेबल ले लूं और वहां पे जिप जो होगा, यहाँ पे देखियो जिप यहाँ पे है। अब दूसरी टेबल में हम क्या करेंगे, जिप यहाँ पे PK होगा, यहाँ PK होगा और यहाँ पे FK होगा। आई विल टेल आर, यही बताना है मुझे। तो यहाँ पे PK होगा और साथ में ये क्या है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, तभी तो आप उसके स्टेट को बताओगे, उसके सिटी को बताओगे और उसके डिस्ट्रिक्ट को बताओगे। तो दूसरी टेबल में आप ये चार चीज स्टोर कर दो और पहली टेबल में आपने ये स्टोर कर दिया। और यू कैन से दिस वन इज द फर्स्ट टेबल, दिस वन इज द सेकेंड। इट डिपेंड्स 1 to many, many to 1, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। तो दिस इज द वे यू कैन ब्रेक द टेबल, यहाँ पे कि आप यहाँ पे टेबल को कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो यही एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर रखा है। ये रहा, टेबल ब्रेक हो गई है, नेक्स्ट टेबल है ना। अब यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने यहाँ एक एक्सेल शीट बनाई थी, आप लोगों के लिए बोला था कल। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है, यहाँ पर एक ऐसे ही रॉ डेटा है। सपोज करिए आप एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो और कई बार आपको नॉर्मलाइजेशन पता है, नहीं भी पता है, तो अगर आप एक अच्छे डेटाबेस डिजाइनर हो ना, तो डेटा देख के ही आप उस बड़े टेबल को फ्रैगमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स आप कैसे यहाँ पर जज करोगे कि ये क्या है। तो
इस चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छा डेटाबेस डिजाइनर जो होगा। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बताया था कि जो भी सेल होगा सिंगल वैल्यू को कंटेन करेगा, मल्टी वैल्यू नहीं कंटेन करेगा। तो बाकी सब तो सही है यहाँ पे, बाकी सब तो यहाँ पे सही है, आपको दिख रहा होगा। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई मीन दिस इज पेट आईडी, पेट नेम, पेट टाइप, पेट एज, यहाँ पे ओनर है, विजिट डेट है और प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर में जो मैंने लिया है डेटा, प्रोसीजर में यहाँ पे देखिए तो मल्टी वैल्यू नजर आ रहा है। कारण क्या है, देखिए प्रोसीजर का नंबर दे रखा और साथ में उसका ट्रीटमेंट का नाम बता रखा है कि 01 जो है रेबीज वैक्सीनेशन है, 10 जो है एग्जामिन करना हुआ, इस तरह से उसने यहाँ पे दे रखा। तो आपको दिख रहा है कि एक ही कॉलम में उसने मल्टी डेटा रखा हुआ है, आई मीन कॉमा वगैरह करके। तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द डेटाबेस, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप फिर उसमें से रिट्रीवल ऑफ द डेटा में हमें बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे अलग करेंगे। तो अलग कैसे करेंगे यहाँ पर, आई मीन इसको सपोज करिए, देखिए फर्स्ट एनएफ में नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको अलग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्रोसीजर आईडी, ठीक है, प्रोसीजर आईडी यहाँ पे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीजर को लिख देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये 01 है, नेक्स्ट यहाँ पे 10 है, दिस वन इज द 15, 01 अगेन लिख दिया यहाँ पे, 05 है एंड 01, 01 एंड देन 20, ये सारा। और यहाँ से जो वैल्यूज थी उसको हटा दिया मैंने। ये जो बिरला सॉफ्ट की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए ये है, क्योंकि कंपनी में आपको कुछ ऐसा ही रॉ डेटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे नॉर्मलाइज करिए, आई मीन एक प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन में आ जाए जहाँ पे आप रिडंडेंसी को रिमूव कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको वो फंक्शनल डिपेंडेंसी तो गिवन नहीं होगी, बट ये है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी जो सिंगल टेबल है उसको कैसे रिडंडेंसी को कम करें। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन कैसे रखते हैं और कैसे यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यू कैन से यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये आ गया। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज इन द फर्स्ट एनएफ, क्योंकि हमने सबको एटॉमिक कर दिया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि पेट आईडी है, पेट का नाम है, पेट टाइप है, पेट एज है, ओनर है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अननेसेसरी ये जो पेट का पूरा डिटेल है यहाँ से यहाँ तक, उस पेट के ओनर के बाद पेट का जो डेटा है ना यहाँ पे ट्रीटमेंट का है, विजिट डेट, प्रोसीजर एंड प्रोसीजर आईडी, अननेसेसरी ये डेटा रिपीट हो रहा है बार बार, और जिसके कारण आपका वो जितनी बार वो पेट जा रहा है, जैसे ये है रोवर की 3 बार ट्रीटमेंट के लिए गया तो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आई मीन अननेसेसरी ओनर का नाम, पेट का एज, पेट टाइप, ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैंने बोला कि ये फर्स्ट एनएफ में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको अलग टेबल में कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे अलग कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे आप इसे भी ले सकते हैं। आपने इसे तोड़ के 2 टेबल में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने इसे 2 टेबल में ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिकॉज दिस डेटा इज व्हाट, सपोज अगर मैंने इसको यहाँ पे कह दिया दिस इज द पेट डिटेल, तो पेट डिटेल यहाँ पे मैं इस टेबल का नाम रख दे रही हूँ पेट डिटेल। ये पेट डिटेल हो गया। और इस वाली टेबल का नाम अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ट्रीटमेंट,
तो ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट का इंफॉर्मेशन है, पेट के ट्रीटमेंट का है, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट नाम रख दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों टेबल में कोई कनेक्टिविटी नहीं दिख रही, भाई ये किसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बट जिसके लिए तो उसको बताना पड़ेगा, तो वो क्या चीज है, दैट मीन्स आपका पेट का आईडी काफी है इस चीज को जजमेंट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पर लिंक कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर ये पेट आईडी आपकी प्राइमरी की होगी तो यहाँ पे ये फॉरेन की हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे इसके बताया है कि अगर आपको ट्रीटमेंट के बारे में जानना है इस पेट के, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से आप इसका देख सकते हैं कि वो पेट का ट्रीटमेंट कितनी बार, किस टाइम पे, जो भी डेट यहाँ पे गिवन है, क्या प्रोसीजर है ये। अब देखिए हमारे पास दो टेबल आ गई। अब इस टेबल में देखिए जो पहली टेबल है पेट डिटेल, इसमें देखिए इस डॉग की इंफॉर्मेशन विथ उसके ओनर 3 बार रिपीट हो रही, तो जो रिपीटेड डेटा है मैं उसे यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे रिडंडेंसी को हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार अब उस पहले वाले डॉग का डिटेल केवल एक बार है, इसी तरह से ये स्पॉट का भी 2 टाइम्स है, तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन ऑल्सो, तो दैट इज नथिंग बट द, ये भी एक बार डिलीट हो गया। जैस का एक ही बार है, किटी का यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार हम यहाँ पे उसकी भी इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो टेबल का साइज था आप ऊपर से देख सकते हो, यहाँ पे देखो इतना था, आई मीन दैट मीन्स 7 या 8 रोज थी, अभी हमारे पास 4, क्योंकि 4 डिफरेंट एनिमल्स थे तो केवल एक बार ही इंफॉर्मेशन डाली, कोई रिपीटेड डेटा नहीं है। यहाँ पे रिडंडेंसी आपने कम कर दी। नाउ अगेन यहाँ पे आते हैं इस पेट के पास, दैट मीन्स ट्रीटमेंट डिटेल में क्या हम यहाँ पे कुछ रिमूव कर सकते हैं? नहीं। अगर हम 246 की बात करते हैं तो पहली बार वो रेबीज वैक्सीनेशन के लिए गया था, प्रोसीजर आईडी 1 है। दूसरी बार वो गया है 10 तारीख को और एग्जामिन 10 है यहाँ पे। तीसरी बार यहाँ पर वो एनुअल चेकअप के लिए गया है, तो वी कैन नॉट डिलीट दैट। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हमें कैसे पता चलेगा? उस पेट आईडी को हमने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि ये पीके है तो यहाँ पर ये एफके है, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं। बट अगर अभी हम यहाँ ध्यान से देखें, आप इसे कह सकते हो कि हमने यहाँ जो टेबल करी है, क्रिएट करी है, ये भी एक तरह से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ही है, बट यहाँ पे जो डिपेंडेंट डेटा था उसे आपने यहाँ पे अलग किया है, रिडंडेंसी को रिमूव किया है। तो आप कह सकते हैं ये 2 टेबल भी अभी आपकी फर्स्ट एनएफ में प्रॉपरली काम कर रही, बट यहाँ पे कोई सेकंड एनएफ का कोई इशू नहीं था जो मैंने फर्स्ट टेबल को ब्रेक किया था। कोई पार्शियल डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखिए आप पेट आईडी था, पेट आईडी से आपने यहाँ पे पेट आईडी को अलग करा और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर रहा है वो है प्रोसीजर आईडी। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी का नहीं, तो आप कह सकते हैं कि दीज 2 टेबल इन द फर्स्ट एनएफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली टेबल तो सही है क्योंकि पेट का डिटेल आ गया। नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट है। अब आप देखिए पेट आईडी है, देन पेट का प्रोसीजर आईडी है, प्रोसीजर का नाम है और विजिट डेट है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास प्रोसीजर आईडी है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोसीजर, उसका पूरा प्रोसीजर का आईडी से, अगर आप प्रोसीजर नेम उसका काफ़ी डिटेल देखिए, यहाँ पे बार बार आपकी प्रोसीजर जो है रिपीट हो रहा है हर पेट के लिए, बार बार यहाँ पे जैसे एक नाम को कई बार। तो अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं डिपेंडेंसी आ रही है। अगर हम यहाँ पे पेट आईडी और प्रोसीजर आईडी को यहाँ पे कैंडिडेट की ले ले तो आप यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी यहाँ पे आपकी आ रही है, दैट मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी। कैसे पार्शियल डिपेंडेंसी? आई विल राइट हियर। तो नाउ देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 246 जो पेट है उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है 2 तारीख को, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि फॉर दैट इंफॉर्मेशन कि यू वांट टू नो व्हाट इज द प्रोसीजर, सॉरी व्हाट इज द ट्रीटमेंट विच वी हैव गिवन टू दिस डॉग आईडी। तो हमें डॉग आईडी के साथ साथ आपको उसका प्रोसीजर आईडी भी पता होना चाहिए, तभी तो आप प्रोसीजर का नाम बता पाओगे। तो नाउ यहाँ पे क्या है कि पेट आईडी और पेट का जो प्रोसीजर आईडी है वो दोनों मिलके यहाँ पर आपका कैंडिडेट की का काम कर रहा था, सीके का काम कर रहा था। बट अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर ये पेट आईडी ये जो है सीके है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोसीजर आईडी है ये इनडायरेक्टली प्रोसीजर, अगर आपको प्रोसीजर आईडी पता है तो आप प्रोसीजर नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो दैट मीन्स जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आईडी पे डिपेंडेंट है, एंड प्रोसीजर आईडी इज द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, इट्स नॉट द कंप्लीट कैंडिडेट की। कंप्लीट कैंडिडेट की है हमारा क्या है? पेट आईडी एंड प्रोसीजर आईडी। इस टेबल के लिए जो कैंडिडेट का काम कर रहे हैं ये दोनों मिलके काम कर रहा है भाई, प्रोसीजर आईडी एंड पेट आईडी। तो हमने क्या किया, इस प्रोसीजर आईडी जो है प्रोसीजर जो है पेट आईडी पे सॉरी प्रोसीजर आईडी पे डिपेंड कर रहा, तो हम इसे ट्रांजिटिविटी सॉरी पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण इसे फिर से अलग कर देंगे, क्योंकि 2NF में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर
पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो है, क्योंकि आपका यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसे ए नाम दिया, इसे बी दे दिया और इसे सी दे दिया और ये डी है। तो आप देख रहे हैं कि ए और डी जो है यहाँ पर कैंडिडेट की है, और अगेन डी के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, आपका सी है। तो आप देख रहे हैं कि जो डी है ये पार्शियल पार्ट है इसका, तो दैट मीन्स यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण अगेन में इस टेबल को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 2NF के कारण। तो यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे एंड अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो दैट मीन्स आई वांट टू डू दिस वन। तो हमारी जो पहली टेबल है वो ओके है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस वाली ट्रीटमेंट वाली टेबल में है। तो ट्रीटमेंट वाली टेबल को मैं अगेन यहाँ पर 2 पार्ट में कर लेती हूँ। तो एक में मैंने यहाँ पे कर लिया तो ये आ गया आपका प्रोसीजर आईडी। एक्चुअली जनरली हमें पहले प्रोसीजर आईडी लिखनी चाहिए। ओके, आई विल राइट हियर। तो ये एक टेबल बन गई हमारी जिसमें हमने प्रोसीजर का इंफॉर्मेशन रखा। तो ये प्रोसीजर टेबल बन गई एक, जिसमें आपने प्रोसीजर आईडी रखी और प्रोसीजर का नाम रखा। दूसरी जो टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर, ये पेट आईडी ले लिया, देन अगेन मैंने यहाँ पे प्रोसीजर आईडी ले लिया उसी के बगल में, एंड देन विजिट डेट भी आप ले लीजिए, किस डेट को, जब पेट आईडी और प्रोसीजर आईडी पता होगा तो आप विजिट डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका ये। तो दूसरी टेबल ये आ गई। तो यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, एक तीसरी पहले से जो टेबल हमने बना रखी थी वो तो ऑलरेडी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसको यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रही। तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे इसमें 2NF की प्रॉब्लम थी, तो 2NF को रिमूव करने के बाद नाउ इट इज ओके। आप देख सकते हैं एक पेट डिटेल हो गया, दूसरा ये आप कह सकते हैं इस टेबल का नाम रख सकते हो यहाँ पे, प्रोसीजर ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं इसका नाम ट्रीटमेंट डिटेल, और यहाँ पे क्या है आपका विजिट डिटेल ऑफ द पेट, जो भी आप नाम रखना चाहें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 टेबल में हमारा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ट्रांजिटिव प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, जरूरी नहीं कि हर एक प्रॉब्लम में आपको 3NF में कन्वर्ट ही करना, आपकी 2NF में ही काम चल गया। जो रिपीटेशन ऑफ डेटा था वो भी हट गया, पार्शियल डिपेंडेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो भी हट गई। अब यहाँ पे क्या, पेट आईडी, प्रोसीजर आईडी एंड विजिट डेट, इसमें कोई भी मुझे डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। तो नाउ स्टॉप दिस हियर, कि इसका जो फ्रेगमेंटेशन हम कर रहे थे वो यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3, तो एक सिंगल टेबल को यहाँ पे आपने कैसे अपने आप से ही करना होगा। यहाँ पे मेरे को कोई डेटा गिवन नहीं था कि, लेकिन ये है कि आप डेटा को रीड करके आप ये देख सकते हो कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, किसको आप सेपरेट करके प्राइमरी एंड फॉरेन की बना सकते हो। तो दिस इज द वे। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास वहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं गिवन होता, क्लाइंट जो है आपको डेटा बताएगा, जैसे ये रॉ डेटा है कि उसको अपनी टेबल में क्या क्या रखना है। तो आप क्या करोगे, डेटाबेस के स्पेस को बचाने के लिए टेबल के फ्रेगमेंटेशन इसे बोलते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ द टेबल बोलते हैं, विच इज totally based on the normalization concept. That means you have to use here first NF, 2NF and 3NF. I told कि जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो 3NF तक मैक्सिमम सफिशिएंट है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि केवल 2NF में ही मेरा काम हो गया। नाउ आई विल नॉट स्प्लिट दिस टेबल फर्दर, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मुझे 3NF BCNF लगाना ही लगाना, नो, इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा। So this is the part of the normalization which is over. Now I will start here. Now अब हम वापस ओरेकल पे आ जाते हैं। ओरेकल में भी आपको यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द कंपनी उन्होंने DDL, तो SQL जो हम पढ़ेंगे तो SQL इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और क्योंकि आपके जो सिलेबस में इन्होंने बोला है दैट इज़ नथिंग बट द थियोरेटिकली मैं कुछ नहीं बताने जा रही हूँ ना, डेटा इंटीग्रिटी वगैरह, ये आप PPT में शेयर कर दूंगी, यू कैन डू दैट। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करने का प्रोसीजर बताऊंगी। दैट मीन्स ओके, उससे पहले यहाँ पे ये देखिए
SQL contains the 5 sub languages. I mean, it is a collection of 5 sub languages. The first one is what here, that is the DDL, data definition language. This one is the data definition language. Data definition language में क्या होता है, when you want to create the table. Create the table means यहाँ पे data definition language means this sub language is responsible for to create, alter and drop a table. Okay, for example, if I say I want to construct a building, ठीक, तो अगर मुझे देखिए डेटाबेस में क्या है, हमें डेटा को स्टोर करना है, तो मुझे ये टेबल जो दिखती है ना, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, ये टेबुलर फॉर्मेट जो बनता है, इसे पहले बनाना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर वेयर वी वांट टू स्टोर द डेटा. दैट मीन्स अभी मैंने यहाँ पे लिया था पेट आईडी, ठीक, पेट का नाम आपने लिया एंड देन उसका ट्रीटमेंट, जो भी डेटा यहाँ पे डालना है, एज वगैरह. तो आपने ये स्ट्रक्चर बताया कि जो आपने माइंड में लिया कि आई वांट टू स्टोर द डेटा फॉर द पेट, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स विच वी आर गोइंग टू स्टोर इन दैट. तो आपको वो एट्रीब्यूट इमेजिन करनी पड़ेगी. आपको क्लाइंट बताएगा कि मुझे ये एट्रीब्यूट चाहिए, जो डेटा होना चाहिए उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो आपने उसके एट्रीब्यूट सुन लिए, फिर आप बोलोगे क्या कंस्ट्रेंट आपको लगाना है. वो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है वैलिडेशन. वैलिडेशन का मतलब मैं चाहूँ कि अगर पेट है यहाँ पर, तो पेट की एज जो है वो 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. किसी ने 100 साल डाल दिया तो पेट तो 100 साल जीता ही नहीं कोई भी, अगर हम यहाँ पे डॉग एंड कैट की बात कर रहे हैं, नॉट द एलिफेंट. तो यहाँ पे उस पे कंस्ट्रेंट वो देखिए कि वहाँ पे क्या क्या बातें कर रहा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, यू जस्ट आपने एक स्केलेटन बना दिया कि कहाँ पर मुझे कैसा डेटा डालना है. दैट इज कॉल्ड द DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और समटाइम्स से कहीं कहीं पे डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी बोला जाता है. तो अब देखिए इसमें 3 कमांड होते हैं. दैट इज द क्रिएट कमांड. जब आपने टेबल क्रिएट कर लिया, आपने टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है, तो दूसरा क्या हो सकता है कि भाई अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मैंने ना ओनर का नाम नहीं डाला, इस पेट का डिटेल तो है लेकिन ये कौन इसका ओनर है वो भूल गए, तो आप इस टेबल में एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि जो साइज ऑफ द एट्रीब्यूट आपने लिया है वो कम पड़ गया, तो आप उसे और मॉडिफाई कर सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड द ऑल्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि अगर मुझे अपना घर बनवाना है, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मुझे 100 स्क्वायर फीट में केवल 2 रूम्स बनाने थे, और फिर मुझे लगा कि आगे भी स्पेस है, चलो एक रूम और कंस्ट्रक्ट कर ले. तो आपने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट क्या किया, केवल 2 रूम्स बनाए, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं स्पेस है, पैसे भी हैं, तो लाओ एक रूम और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाद में आपने करा, तो दैट इज नथिंग बट द ऑल्टर ऑफ द टेबल, या जो आपने डिजाइन किया था स्ट्रक्चर. अभी देखिए घर तो बन गया, बट घर के अंदर चेयर टेबल ये सारी चीजें हम बात नहीं कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट द डेटा. तो चेयर टेबल बेड वॉट एवर, द फ्रिज कूलर, ये जो भी आप रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डेटा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, I am talking about the structure where we want to store this data. ठीक, तो हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. जैसे कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाती है, माइंड में ये रखा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर. तो आप देखते हो कि कॉलेज का जो क्लासरूम्स होता है वो हमारे घर का लगभग जो रूम होता है उससे 4 या 10 गुना बड़ा होता है. कारण क्या, उन्हें पता है कि एक क्लास में मुझे 60 स्टूडेंट्स को डालना है. तो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हमारे पास पहले से पता होना चाहिए कि हम क्या स्टोर करने जा रहे हैं, क्या रखने जा रहे हैं. उस हिसाब से वो 4 दीवारें बनाई जाती हैं, उसमें कहाँ खिड़की कहाँ दरवाजे लगाने, ये आपको डिसाइड करना. वहाँ पे खिड़की दरवाजा जो होता है वो कंस्ट्रेंट होता है कि किस टाइप से आप एंट्री दे रहे हो, कहाँ से वेंटिलेशन है. दैट इज नथिंग बट द कंस्ट्रेंट ऑफ द बिल्डिंग, या वैलिडेशन ऑफ द बिल्डिंग, जो आप बिल्डर को बताते हो कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए. तो द सेम थिंग यहाँ पर जो आप कंस्ट्रेंट लगाओगे एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द टेबल, दैट मीन्स स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करते हो. तो अब यहाँ पे तीसरा जो कमांड है दैट इज द ड्रॉप. ड्रॉप बहुत ही डेंजरस है. वंस यू ड्रॉप दैट यू कैन नॉट रोल बैक. मतलब कि अगर आपने डिसाइड किया नहीं मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दोगे. वंस यू डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग कैन यू बिल्ड अगेन. आप बिल्ड तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको अंडू करोगे तो क्या वापस बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, नहीं. तो अगर आप सोचते हो कि सॉफ्टवेयर में तो ये फैसिलिटी है ना कि अंडू रीडू चल जाएगा, तो हर जगह अंडू रीडू काम नहीं करता. वंस यू ड्रॉप दैट, आई मीन अगर आपने ये यूज किया कमांड, तो उसके बाद आप इस टेबल के स्ट्रक्चर को वापस ला नहीं पाओगे वंस यू ड्रॉप दैट. तो बी केयरफुल यूजिंग दिस ड्रॉप कमांड. जब आपको लगता है कि यस आई वांट टू ड्रॉप दिस टेबल, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर फ्यूचर पर्पस, तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी डेटा के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया, जो बिल्डिंग बनाई, उसकी बात करी. नाउ
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द सेकेंड लैंग्वेज इज व्हाट हियर, DML, दैट इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब है कि हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था, मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, उसकी सैलरी है, तो अब आपको इसमें डेटा भी तो डालना है। एम्प्लॉय 1 है, उसका नेम ए है, मान लीजिए सैलरी यहाँ 2000 है, आपने डाल दिया। तो ये डेटा आप डालोगे कैसे, उसके लिए हमारे पास पहला कमांड है इंसर्ट। आई मीन डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड है। आपको लग रहा है नहीं कि यहाँ पे जो इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई 2000 से 4000 करना, तो दैट इज कॉल्ड द अपडेशन, तो आप अपडेट कमांड यूज करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा मुझे यूजफुल नहीं है, तो आप इसे डिलीट करना चाहते हो, देन यू कैन यूज हियर डिलीट। तो आप इस लैंग्वेज में 3 काम कर सकते हो। आई मीन डेटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट कमांड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब DDL जो है वो केवल ये बाउंड्री बना के हमें देता है, और बाउंड्री के अंदर क्या सामान रखना है वो डिसाइड करेगा DML लैंग्वेज। दैट इज द DML इज द रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द डेटा, कि आपको इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट। और अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कैन आई वंस यू डिलीट द डेटा, क्या आपका जो टेबल है वो भी डिलीट हो जाता है? तो आंसर होगा नहीं। भाई आप जब डेटा यहाँ पे मान लीजिए आपने इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहा, तो आपने जब ये रिकॉर्ड डिलीट किया तो केवल रिकॉर्ड डिलीट होगा, आपका स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा। दैट मीन्स केवल ये जो मैंने इंसर्ट किया था रिकॉर्ड वो डिलीट हो गया, बट ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एज इट इज रही। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन टेबल इन माई केबिन, आई डोंट लाइक दिस टेबल, तो मुझे कुछ नया चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस टेबल को उठाया और बाहर फेंक दिया। ठीक, तो टेबल गया, मेरा केबिन का स्ट्रक्चर एज इट इज है, जो पहले था वो वही है। आई मीन उसमें जो खिड़की दरवाजे थे वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। चेंज क्या आया कि मैंने वहां से ये डेटा उठा के हटा दिया। नाउ आई वांट टू पुट समथिंग न्यू, यू कैन डू दैट। तो मैंने यहाँ से जो डेटा इंसर्ट किया था उसे आपने डिलीट किया, तो डेटा डिलीट हुआ, ना कि स्ट्रक्चर डिलीट हुआ। बट अगर इसको रिवर्स में पूछा जाए, अगर आपने DDL कमांड यूज किया और उसमें आपने ड्रॉप कर दिया, वंस यू ड्रॉप द टेबल, कैन आई से डेटा विल बी सेफ? नो। भाई अगर आपने बिल्डिंग ही गिरा दी, सपोज मैंने अपने केबिन को गिरा दिया, तो केबिन के अंदर पड़ी लैपटॉप वगैरह वॉट एवर द थिंग्स इज अवेलेबल, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको मिलेगा लेकिन पार्ट्स में मिलेगा, टूटा फूटा, लेकिन जो आपका ओरिजिनल कंडीशन है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉप करने का मतलब है कि अगर आप टेबल ड्रॉप करना चाहते हो और उसके अंदर डेटा प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिक वो डेटा ड्रॉप हो जाएगा, आई मीन डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेटा को डिलीट कर रहे हो तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल विल नॉट डिलीट, और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। आप कह सकते हो वो खाली है, अभी कमरा वहां पे खाली है, वहां नथिंग इज देयर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द DDL एंड DML। द थर्ड वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी डेटा बेस ही इसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड द डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेन पर्पस होता है कि डेटा तो स्टोर हो गया, हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ, इवन आप ऑनलाइन लेके डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमें क्या होता है, जो हमारा कंपनी है या जो भी क्लाइंट है वो क्या करता है, वो डेटा को फिल्टर करना चाहता है। डेटा को फिल्टर करना चाहता है बेस्ड ऑन द क्वेरी। तो आप यहाँ पे दिस सब लैंग्वेजेस रिट्रीव द डेटा, और वो कमांड क्या होगा, सेलेक्ट कमांड। तो अगर आपको डेटा फिल्टर करना है या रिट्रीव करना है, तो दिस इज द ओनली वन कमांड, दैट इज द सेलेक्ट। एंड सेलेक्ट इज अ वेरी पावरफुल कमांड इन द SQL और यू कैन से ओरेकल। तो यहाँ पर ये 3 जो है यही आपका सिलेबस है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 4th वन है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड द 5th वन है जो TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 4थी और 5वीं लैंग्वेज जो है मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। ये जो 4th लैंग्वेज है, एक्चुअली इट विल वर्क ऑन दिस DML के साथ ही ये काम करता है। सॉरी, नॉट ओनली द DML, यू कैन से DDL यहाँ पे। तो TCL जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल है वो आपका 5th लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस विल बेसिकली वर्क ऑन दिस DML। क्योंकि आप कमिट रोल बैक ये बात कर रहे हैं, तो अगर हमने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया, अगर आपने उसे सेव नहीं किया, तो वो क्या है, जब आप सिस्टम बंद करोगे तो वो अंडू हो जाएगा, आई मीन कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम डेटा एंटर कर लेते हैं तो हम वहाँ पे कमिट कमांड चला देते हैं, जो हमारा नॉर्मल MS ऑफिस में आप सेव करते हो डेटाबेस में, वही चीज़ यहाँ पे कमिट हो जाता है। कमिट का मतलब टू सेव द डेटा। देन रोल बैक का मतलब, सपोज आपने कुछ चेंजेस करे हैं, आज मैंने अपना सिस्टम ओपन किया है ना, वॉट एवर चेंजेस आई मेड इन माई टेबल, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट परमानेंटली सेव है, तो आप क्या करें, उसे रोल बैक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे जब रोल बैक कर दोगे तो जो भी चेंजेस आपने करें वो अंडू हो जाएगा, जैसा कि आप एक्सेल वगैरह में करते हैं, अंडू हो जाएगा, कोई भी चेंज वहाँ पे नहीं होगा।
नाउ सेव पॉइंट का क्या रोल है, ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। होता क्या है कि हम एक दिन में हजारों क्वेरीज चलाते हैं, लेकिन हमें कुछ क्वेरीज को कमिट करना है और कुछ को रोल बैक करना है। तो जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, बीच बीच में ना सेव पॉइंट बनाता है। जैसे चेक पॉइंट होता है ना रोड पे, आप चलते वक्त देखते हो कि यहाँ पे बोर्ड लगा है, गवर्नमेंट बताता है कि अब यहाँ लेफ्ट ले लीजिए तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे, राइट है नोएडा, ऐसे करके। तो आप वहाँ पर जो बोर्ड है ना, वहाँ पे आपका जो साइन मार्क है, यहाँ पे भी आप क्या करिए, हर ट्रांजेक्शन का मतलब आइदर यू आर एंटरिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा, अपडेटिंग द डेटा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन। इसलिए इसका नाम है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मीन्स किसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इस अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमें बीच बीच में चेक पॉइंट बनाने होते हैं, दैट इज ए बी सी आपने लिख दिया। तो आपको सपोज करिए कि मुझे ए और बी तक तो कमिट करना है और सी को रोल बैक करना है, तो आप यहाँ पे उसको जो रोल बैक सी कर दो या कमिट सी कर दो, तो उतना पार्ट आपका रोल बैक हो जाएगा, उतना आपका सेव हो जाएगा जो चेक पॉइंट आपने बनाया है रास्ते में। तो दैट इज द वे यू कैन यूज यहाँ पे। तो ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। नाउ द फोर्थ वन यहाँ पे क्या, ग्रांट एंड रिवोक, ये है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये भी आपका फोर्थ, और यू कैन से आप यहाँ पे भाई डेटा आपने डिजाइन कर लिया तो उसके अंदर आपने डेटा डाला हुआ है, डेटा जो आपने डाला है यहाँ पे उसको कंट्रोल करना है। सपोज ओके एसक्यूएल है हमारे पास, बहुत सारे मल्टी यूजर सिस्टम है। ये मान लीजिए एक यूजर यहाँ पर ए है, दूसरा यूजर बी है, तीसरा यूजर सी है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं और तीनों जो है एक ही प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। आई मीन एक सर्वर उन्होंने बना लिया और उस सर्वर पे डेटा सारा पड़ा हुआ है और ए ने कुछ टेबल बनाई है अपने डेटाबेस के लिए। सपोज वो एम्प्लॉय डेटा पे काम कर रहा है, उसने कुछ टेबल डिज़ाइन करी है। अब बी और सी को भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, बी और सी, आई मीन केवल बी भी कर सकता है। बी ने क्या करा, ए से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेजी है, कह सकते हो आलसी है, ही डोंट वांट टू क्रिएट हिज ओन डेटा। उसे लग रहा है ए ने ऑलरेडी बना रखा है एम्प्लॉय का डेटा, तो मैं क्यों बनाऊं, मैं उसी डेटा पे काम कर लेता हूँ। या फिर अगर आपका ये प्रोजेक्ट है, आप तीनों मिलके बना रहे, तो ऑब्वियसली हर कोई अलग अलग तो डेटाबेस बनाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, ए से बोलेगा ओके यू हैव क्रिएटेड द टेबल, प्लीज गिव मी द एक्सेस टू डू दैट। अगर मुझे कुछ डेटा अपने सिस्टम से इंसर्ट वगैरह डिलीट करना है तो आई विल डू दैट। तो क्या है, वो ए की मर्जी है कि ए जो है बी को परमिशन देता है उसे यूज करने के लिए या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अगर ए का मूड हुआ और उसने सोचा चलो ठीक है इसे फिर से नहीं बनाना पड़े, चलो मैं ग्रांट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अपना डेटा जो है उसे ग्रांट कर देगा। ठीक, तो ये जो, क्योंकि सर्वर एक ही है बेटा, तीनों का सर्वर अलग अलग होगा तब थोड़ी वो ग्रांट करेगा और एक्सेस करेगा। सर्वर एक है, इस सर्वर पे ही डेटाबेस पड़ा हुआ है और यहाँ पर ए भी एक्सेस करना चाह रहा है, बी भी करना चाह रहा है, सी भी, और डेटा यहाँ पे पड़ा। लेकिन ये जो डेटा बनाया गया है वो ए के द्वारा बनाया गया, तो ये ए ही परमिशन करेगा बी एंड सी को। तो ये बी को दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हें ग्रांट कर रहा हूँ, तो ये ग्रांट कर दिया। मान लीजिए उसने 1 घंटे के लिए इन्हें ग्रांट करा, 1 घंटे बाद उसने क्या करना है, उसे वापस ले लेना कि नहीं नहीं मुझे दे दो। तो वो क्या करेगा, वहीं से अपने पास से ही बैठे बैठे कमांड चला देगा रिवोक। रिवोक का मतलब वॉट एवर परमिशन दिस ए इज प्रोवाइडेड टू बी, आफ्टर सम टाइम्स इट कैन बी रिवोक। अगर उसने रिवोक कर लिया तो जो डेटा बी अभी यूज कर रहा था ए का, वो यूज नहीं कर पाएगा। तो इवन आप एंटायर डेटाबेस आप इसके साथ शेयर कर सकते हो, या मान लीजिए आपके डेटाबेस में 10 टेबल है, आपको 10 में से केवल 1 टेबल इसको एक्सेस करने के लिए, तो केवल आप 1 टेबल दे सकते हो। इवन कई लोग ये कहते हैं भैया मैं तुम्हें टेबल तो दे दूंगा लेकिन मैं केवल व्यू करने के लिए दूंगा, देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया, बट मैं उसमें डिलीट इंसर्ट की परमिशन नहीं दूंगा। लाइक अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो रेलवे रिजर्वेशन पे अगर आप टिकट बुक करते हो, क्या आप वहां पे ट्रेन की टाइमिंग और डेट भी बदल पाते हो? नहीं। रेलवे रिजर्वेशन आपको शेड्यूल देखने का परमिशन देता है, दैट मीन्स वहां पे वो पूरा वो अपना डेटा आपको दे रहा है, आप एक्सेस कर भी रहे हो कि आपको क्या है कि अगर मुझे देखना है कि इलाहाबाद से दिल्ली जाना है या कहीं पे, तो आप क्या करते हो, आपने उतने रूट की सारी ट्रेनें देख सकते हो। आप केवल उस डेटा को व्यू कर पाते हो क्योंकि जितने भी वहाँ पे क्लाइंट उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उन्होंने परमिशन दे रखी है उसे व्यू करने की, उसमें कोई चेंजेस करने की परमिशन नहीं दे रखी। तो आपने डेटा देख लिया, फिर आपने शेड्यूल पता चल गया, तो फिर आपको अपनी टिकट बुक करनी है, तो वो दूसरा एक्सेस हो गया, वो दूसरा डेटा पे दिया उन्होंने काम करने की, आप वहां से टिकट बुक करिए। लेकिन ना तो आप ट्रेन का नंबर बदल सकते हो, ना ट्रेन का टाइम बदल सकते हो, ना लोकेशन बदल सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव द परमिशन टू एडिट दैट डेटा। तो दैट इज कॉल्ड द आपकी
किस डेटा के किस पार्ट पे क्या काम के लिए आपको परमिशन मिली है, वो डिपेंड करता है ग्रांट के ऊपर। ग्रांट एंड रिवोक, रिवोक का मतलब वो सारा वापस ले लेगा एंड ग्रांट का मतलब परमिशन उसने ग्रांट कर दे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये 5 चीजें होती हैं बेसिकली जब हम एसक्यूएल पढ़ते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं डीडीएल पे। डीडीएल पे क्या है यहाँ पे कि नाउ दिस इज द डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड में क्या है कि हम टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का आई होप बहुत सारे यहाँ पे 3rd ईयर के भी बच्चे होंगे, फाइनल ईयर तो ऑलरेडी नोज की कैसे क्या है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल का क्या है, ये सिंटेक्स जो है आपका यहाँ पे, दिस इज द सिंटेक्स हियर, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आपको लिखना होगा, देन आपको कॉलम का नाम लिखना होगा, उसका डेटा टाइप बताना होगा, इसका साइज बताना होगा। देन कंस्ट्रेंट होता है जो मैंने अभी आपको बताया, वैलिडेशन जिसे आप बोलते हो, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट। तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल टेबल बना के दिखाऊंगी एंड देन आई विल टेल कि कैसे हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ टाइम। ये मैंने एसक्यूएल ऑन कर रखा है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये अब GUI फीचर्स आ गए हैं तो बहुत अच्छा है। पहले तो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट होता था, जैसे आप डॉस पे काम करते थे वो करना पड़ता था। इवन यू कैन यूज हियर MySQL ऑल्सो, वो भी GUI फीचर्स है। तो यहाँ पे देखिए एक बटन आपको दिख रहा है सामने, दैट इज द ऑटो कमिट। अगर ये ऑन रहेगा तो वॉट एवर यू आर डूइंग हियर ना ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। लाइक ATM से आप पैसा निकालते हो, अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है और मैंने 5,000 निकाल लिया, अगर ये वहाँ पे ऑटो कमिट ऑन नहीं होता तो 5 की जगह वो 10 ही बना रहता है, क्योंकि बैलेंस 5 होना चाहिए, पर नहीं होता ना। ऑटोमेटिक आप 10 सेकंड बाद देखो मैसेज आ जाता है कि 5,000 डिटेक्टेड। कारण क्या, ऑटोमेटिक वहाँ पे ये कमिट ऑन पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी कस्टमर इतना ईमानदार नहीं है कि वो पैसे निकाले और फिर कमिट कमांड चला के आएगा। तो ये सारा सॉफ्टवेयर में हमारा पूरा इनबिल्ट होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने ऑटो कमिट ऑन करके रखा। अभी फिलहाल मैंने इसलिए इसे ऑफ किया क्योंकि मैं जो भी काम करना जा रही हूँ मैं उसे परमानेंटली सेव नहीं करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसे ऑफ कर दिया। तो नाउ यहाँ से आप रो को बढ़ा सकती हूँ कि एक बार में आप, सबसे पहले मैं आपको कुछ टेबल्स दिखा देती हूँ विच इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड हियर। तो उसके लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब यहाँ पे ये रन है, रन बटन पे आप क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे स्टार का क्या मतलब है, इफ़ यू डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम, जितने भी कॉलम इस टेबल में हैं, एट्रीब्यूट जिसे आप बोलते हो उसी को कॉलम भी बोलते हैं, उनको अगर आपको देखना है तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ स्टार डाल देते हैं, इट विल रिट्रीव ऑल द कॉलम्स। अदरवाइज आपको मेंशन करना होता है पर्टिकुलर अगर आपको कॉलम देखना है तो। ये देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल स्टोर्ड है और उसके अंदर ये डेटा है, इसका स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी तरह से जो भी टेबल पड़ा है आप उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो इसमें 14 रोज स्टोर्ड है ना। क्वेश्चन ये है कि हमें एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी, आई वॉन्ट टू क्रिएट हियर टेबल। तो सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल, ये सिंटेक्स है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। क्रिएट टेबल इज अ कमांड। नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ द टेबल, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, एंड देन यहाँ पे मैं एक करली ब्रेसेस स्मॉल लगाऊंगी ब्रैकेट, एंड देन अगेन मैंने एंटर मार दिया। आपकी अपनी स्टाइल है लिखने की, आप लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट मैंने लिखा रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने लिखा, और डेटा टाइप एट्रीब्यूट नेम क्या डाला मैंने, रोल नंबर। नाउ इसका डेटा टाइप मैं लेने जा रही हूँ नंबर। यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है नंबर है, वर्कर है, और डेट के लिए डेट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको शेयर कर दूंगी ये PPT, यू विल गेट दैट ऑल द थिंग्स। नाउ रोल नंबर मैंने डेटा टाइप लिया है नंबर, जैसे आप C लैंग्वेज में इंटीजर लेते हो, यहाँ पे आपको नंबर लेना। एंड नंबर itself contains both the things, integer value and float value both. I will tell कैसे होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर और रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट 10 डिजिट का है तो मैंने यहाँ पे स्पेस में साइज जो उसका मेंशन कर दिया 10। अब देखिए यहाँ पे मैं डेली पढ़ाते वक्त नॉर्मलाइजेशन में बात करती थी, तो की लगाने की बात करते हैं। तो रोल नंबर ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का यूनिक होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट उसमें हम डाल रहे हैं डेटा तो उसका रोल नंबर जरूर होना चाहिए। तो आई विल पुट हियर द प्राइमरी की, कीवर्ड है प्राइमरी की, एंड प्राइमरी कीज एक ही बार एक टेबल में हम यूज करेंगे, बट इफ यू वांट टू मेक की मोर देन वन टेबल एक्टिंग एज कॉलम,
प्राइमरी की का काम करे तो फिर आपको टेबल लेवल पे उसे डिफाइन करना पड़ेगा, बट इस प्राइमरी की का नाम एक टेबल में एक ही बार यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। बट कई बार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कि कैन आई अप्लाई मोर देन वन कॉलम एज अ प्राइमरी की, यस देन दैट विल बी द कंपोजिट। और उसको इस तरह से आप ये नहीं कि मैंने रोल नंबर लिख दिया उसके सामने प्राइमरी की लिख दिया, फिर स्टूडेंट का नेम लिखा फिर उसके सामने भी प्राइमरी की लिख दी, नो दैट इज नॉट अलाउड। अगर आपको करना है तो हमें दूसरा मेथड होता है उसको डिफाइन करने का, आई विल टेल दैट वन। तो अब देखिए यहाँ पे पहला कॉलम डिफाइन करने के बाद मुझे कॉमा लगाना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेम, स्टूडेंट का नेम है, इसका डेटा टाइप मैंने लिया है वर्कर2। इसके बहुत सारे वर्जन है, आप कैर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आया उसके बाद वर्कर, और अभी जो लेटेस्ट है वो वर्कर2 है। मान लीजिए स्टूडेंट के नेम का साइज मैंने 20 डाल दिया, और अगर मैं चाहती हूँ कि भाई अगर स्टूडेंट है रोल नंबर दे रहे तो उसका नाम भी कुछ होगा, तो मैंने यहाँ कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। आई मीन उसका नाम जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ डालना है। नाउ लेट्स यहाँ पे अगर मैंने अब यहाँ पे क्या ले लिया, एड्रेस ले लिया स्टूडेंट का, इसका भी डेटा टाइप मैंने कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों मिक्स होगा, तो यहाँ पे मैंने उसका साइज ये लिख लिया। नाउ अगेन पुट द कॉमा, जितने आप लेते जा रहे हैं, एंड देन फी मैंने यहाँ पे डाला, फी ले लिया, और यहाँ पे फी के लिए जो डेटा टाइप मैं लूँगी ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ही लेंगे, बट अब देखिए फीस जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो आई विल यूज़ हियर द दैट इज़ द फ्लोट वैल्यू। फ्लोट को कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं बता देती हूँ। सपोज 8 डिजिट का आपका डेटा है, 2 लाख 4 लाख जो भी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा 2, तो इसका मतलब है कि टोटल जो स्पेस इसके लिए अलॉट होगा दैट इज द 8 बाइट, उसमें से 2 बाइट जो है वो डेसिमल के लिए काम करेगा, 6 जो है वो इंटीजर का काम करेगा, दैट मीन्स कंप्लीट वैल्यू के लिए। तो डेसिमल की 2 प्लेसेस होंगी, 6 प्लेसेस वो होंगी। तो दिस इज द वे यू कैन यूज योर फ्लोट, डेटा कैसे डिफाइन होता है। नाउ सपोज अगर मुझे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो मैंने यहाँ पे डेट टाइप का डेटा ले, बस बाय डिफॉल्ट आपका डेट डाल दीजिए, ऑटोमेटिक अपना ले लेगा। नाउ अब मैं लास्ट जो भी कॉलम डिफाइन करोगे उसके बाद कॉमा नहीं लगाओगे, एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज करोगे, उसके बाद ये सेमी कॉलन लगा दोगे एंड रन दिस। अगर ये सही होगा तो रन कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मैसेज, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। आई मीन शायद इस नेम का मैंने पहले पढ़ाते वक्त बनाया होगा, तो ये नाम नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 करके लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए टेबल क्रिएट हो गई, टेबल का नाम है स्टूडेंट 11, तो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई। और उसके बाद ये टाइम भी दिखा रहा है कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा, उसे 0.25 सेकेंड्स लगे इसको बनाने में। ना वंस आई क्रिएटेड दिस, अब इसे चेक कैसे करेंगे भैया ये बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी जो हमने बनाई है, तो इसके लिए कमांड है DSC एंड देन नेम ऑफ द टेबल STU एंड देन 11 एंड पुट द सेमी कॉलन। अब एक चीज़ और इस वाले प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए, जिसको रन करना है केवल उतना पार्ट को सेलेक्ट करोगे। कई लोग क्या करेंगे, बस लिखा और यहाँ पे रन कर देंगे, अदरवाइज आपको प्रीवियस वाला डिलीट करना है और फिर रन करिए जो लेटेस्ट आपने लिखा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके इसे रन किया, तो आप देख सकते हैं जो टेबल मैंने अभी बनाया उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आ गया। नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट 11 एंड दिस वन इज द रोल नंबर, एंड कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर है, डेटा टाइप नंबर है, प्रिसीजन यहाँ पे 10 लिया था मैंने वो है। अब देखिए यहाँ पे नल लेबल जो है ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ प्राइमरी की डाली है, तो इसलिए यहाँ पे खाली हो गया कि भैया तुम यहाँ नल नहीं डाल सकते। नेम पे भी मैंने कंस्ट्रेंट लगा रखा था नॉट नल, तो देखिए यहाँ पे वो भी ब्लैंक है ना। एड्रेस पे मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया था कंस्ट्रेंट, आपके सामने यहाँ डेटा पड़ा हुआ है, तो उस पर टिक है कि आप नल वैल्यू भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो बाद में भी डाल सकते हैं। फीस में भी देखिए नल अलाउड है, उसका डेटा टाइप यहाँ मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी। तो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो ये अब यहाँ पे आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब आप इसके अंदर DML कमांड यूज कर सकते हैं, दैट मीन इंसर्ट डिलीट जो भी आपको चलाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेबल बन गया। अब यहाँ पे इतने दिनों से फॉरेन की मैं बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पे फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की के लिए अब हम कैसे करेंगे, आई विल टेक द अनदर एग्जाम्पल जिसमें हम फॉरेन की, सपोज स्टूडेंट है और ओके यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, एक सब्जेक्ट टेबल ले लेती हूँ। अब देखिए लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टेबल ले लूँगी तो ओके मैं वापस PPT पे आती हूँ। मैं डिफाइन करने की बजाय आपको यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कि मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बोला था ना कि आप यहाँ पे प्राइमरी की एक टेबल में एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं यूज़ कर सकते हैं, नाम उसका जो यूज़ करेंगे।
अब आपको एक से ज़्यादा पे अगर प्राइमरी की लगानी है तो देखिए इसे बोलते हैं यहाँ पे टेबल लेवल पे लगाना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ही बार यूज़ किया है प्राइमरी की और ब्रैकेट में करके लिख दिया कस्टमर आईडी और कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ दोनों पे ही प्राइमरी की लगानी है, तो यहाँ पे कॉमा करके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलेगी कस्टमर की आईडी को मिलेगी, सेकंड प्रेफरेंस जो होगी डेट ऑफ बर्थ को होगा, यानी पहले वो आईडी होगा प्रेफरेंस फिर ये डेट ऑफ बर्थ होगा। तो इस तरह से आप चाहें उसके बगल में कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं जब आप डिफाइन करते हैं, या इस तरह का डिफाइनिंग को बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट यहाँ पे बोलते हैं। नाउ अब हमें फॉरेन की बात करनी है। एक सेकंड में देख रही थी कि कोई मुझे एग्जाम्पल मिल जाए जो मैं यहीं से उठा लूँ। यहाँ पे मैंने ये टेबल ली और इसे रन करके यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ, ये इरेज के लिए है। एक और टेबल बनाने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल कस्टमर और कस्टमर की आईडी ले लिया, उसका जो आपका आईडी का जो साइज है वो 4 है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप प्राइमरी की लिख सकते हैं एंड दिस वन इज द कंस्ट्रेंट नेम, बिकॉज प्राइमरी की एक आपका कंस्ट्रेंट है जिसे वैलिडेशन बोलते हैं, ये कीवर्ड्स है। तो जैसे सभी का निकनेम होता है इसी तरह से प्राइमरी की, जैसे प्रीवियस टेबल में मैंने प्राइमरी की लगाई तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसके लिए एक निकनेम जो है सिस्टम पे बना दिया होगा। ऐसा क्यों करा जाता है, ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, इसलिए लिखा जाता। सपोज इन फ्यूचर अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से वैलिडेशंस हटाने हैं, तो इफ़ यू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट तो आप वहाँ पे उस नाम को पकड़ के उसको बुला के ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्राइमरी की का नाम मैंने यहाँ पे pk1 रखा है, लेकिन उसके लिए आपको ये कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा। whenever you want to provide a nickname to your constraint you have to use your constraint keyword here। कंस्ट्रेंट कीवर्ड के साथ फिर आप उसका निकनेम डिफाइन करिए, ये यूजर डिफाइंड होता है। तो मैंने निकनेम ऐसा इसलिए दिया ताकि वो इजी रहे याद करने में कि मैंने इस टेबल पे pk1, आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे हर पेरेंट को अपने बच्चे का नाम याद रहता है कि उन्होंने क्या किसको XYZ क्या नाम दिया। द सेम थिंग आप एज अ प्रोग्रामर है तो आपको याद होना चाहिए, तो आपको ईजी रहेगा जब आप उसे ड्रॉप करने। सपोज आप भूल गए तो आपको देखने के लिए भी कमांड है कि आप देख सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे क्या है, कस्टमर नेम, उसका डेटा टाइप 30 लिया है एंड देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या लगाया, नॉट नल। NN1 यहाँ पे अगेन इसका निकनेम रखा है और नॉट नल यहाँ पे उसका कंस्ट्रेंट है। कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ लिया, डेट लिखा, अगेन कॉमा। अब कस्टमर का इनकम यहाँ पे ले रहे हैं, उसको यहाँ पे फ्लोट डाला। अब यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया। चेक कंस्ट्रेंट के साथ यहाँ पे देखिए ये भी एक कंस्ट्रेंट है, वैलिडेशन है कि कस्टमर की जो इनकम होनी चाहिए वो नेगेटिव में एंट्री मत करिए आप, तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 भी पॉसिबल है, दैट फेलो इज नॉट गेटिंग द सैलरी, तो आप कहोगे 0 इनकम है उसकी, तो दैट इज द ग्रेटर देन इक्वल टू आपने 0, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रेंट है। चेक कंस्ट्रेंट जो होता है वो कॉलम लेवल पे होता है, तो आपकी जो कॉलम में वैल्यू जा रही है उसको लेने से पहले ये चेक करेगा भैया नेगेटिव नंबर मत डालना। नाउ कस्टमर टाइप क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है। तो डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी इस कॉलम में एंट्री नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट वो P को एंटर कर देगा। यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट में ये सिंगल कोट्स लगता है, ना कि ये वाला उड़ता हुआ ये नहीं लगेगा, ये लगेगा वरना एरर आएगी यहाँ पे। कंस्ट्रेंट टाइप अगेन यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम पे हम 3 तरह के कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। एक तो डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, फिर यहाँ पे टाइप 1 करके चेक कंस्ट्रेंट डाल दिया। कंस्ट्रेंट चेक में ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि यहाँ पे P फॉर परमानेंट एंड T फॉर टेम्परेरी यहाँ पर है। तो परमानेंट वैल्यू के लिए P यूज़ किया है तो ये केवल 2 ही वैल्यू लेगा, इधर P लेगा या T लेगा। इसके अलावा आप कुछ भी एंटर करेंगे तो ये मना कर देगा कि इट इज़ नॉट अलाउड हियर, जो डेटा डिफाइंड है केवल वही लेगा। नाउ कंस्ट्रेंट, अब इसी पे देखिए दूसरा क्या हमने लगाया, नॉट नल। आई मीन आपको कुछ ना कुछ डालना, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक P ले लेगा, तो अगर आप कुछ नहीं डाल रहे हो तो बाय डिफॉल्ट P ले ही लेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम पे आप कई चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लास्ट में यहाँ पे हमने क्या डाला है, पैन नंबर, वर्क एर 30। नाउ दिस इज द कंस्ट्रेंट, पैन 1 यूनिक कर दिया। अब यहाँ पे कस्टमर उसके बाद देखिए कुछ नहीं, अभी से रन करते हैं
नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे, अगेन यहाँ पे है, तो चलिए मैं इसे भी 1 रख देती हूँ, डबल 1 ही कर दे रही हूँ। अगेन यहाँ पे 1 है, चलो ये भी नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो 101 कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये टेबल का इशू नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया इसका, जो मैसेज आ रहा है देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, नेम ऑलरेडी यूज बाय द एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट के नाम मैंने रखे हैं ना, नाम इनके निकनेम, वो ऑलरेडी यूज है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में देती रहती हूँ तो इसलिए रहता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सभी जगह 1 कर दिया, इसके नाम बदलने पड़ेंगे, ऑलरेडी ये नाम का बंदा अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे भी हमने कंस्ट्रेंट का नाम टाइप 1 रखा है, तो इसको मैं 1 कर दे रही हूँ, यहाँ पे 2 कर दे रही हूँ, तो ये ले लेगा। नाउ द टेबल क्रिएटेड, क्योंकि नाम बदल दिए तो ले लिया इसने। तो इस तरह की अगर एरर आए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारी टेबल का नाम है कस्टमर 11। अब देखिए यहाँ पे जो कस्टमर आईडी थी उसे हमने प्राइमरी की बनाया है। तो अगर किसी टेबल में प्राइमरी की बना है तो ये आगे चल के किसी टेबल के लिए फॉरेन की का काम कर सकता है। तो अब मैं दूसरी टेबल यहाँ पे बनाने चाह रही हूँ विच इज रिलेटेड टू दिस कस्टमर। तो यहाँ पे ये एक टेबल है हमारे पास, हाँ ये रहा सेल्स टेबल यहाँ पर। तो ये सेल्स टेबल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, दैट मीन्स दूसरी टेबल है और इसमें फॉरेन की मुझे लगानी है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स टेबल एक दूसरी टेबल ली है, ऑब्वियसली कि ये डेटाबेस हमने कुछ कस्टमर के लिए बनाया, तो आज की डेट का सेल्स क्या, सेल्स टेबल में हमने हर कस्टमर के सामने डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स आईडी एक टेबल है, सॉरी कॉलम है, एंड देन सेल्स डेट है, टाइप है, और उसका अब देखो यहाँ कस्टमर आईडी आ गया। कस्टमर आईडी जो है यहाँ पर हमने लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक तरीका तो ये है डिफाइन करने का, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि कस्टमर आईडी जो आपकी पहली टेबल थी उसमें था, यहाँ पे ये प्राइमरी था। क्योंकि ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड हैं तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए किस कस्टमर ने ये सामान खरीदा या किसको आपने बेचा है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कस्टमर आईडी मेंशन करी और उसका डेटा टाइप देखिए यहाँ पे भी 4 है, ऊपर वाले पे भी 4 था। डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नाम आप बदल सकते हो यहाँ पर, अगर आईडी है तो आप यहाँ पे आईडी 1 कर सकते हो, फिर आप ही कंफ्यूज रहोगे। तो जनरली 99% क्या होता है कि हम दोनों टेबल में सेम नाम रखते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, तो वो हमें पता चल जाता है। तो डेटा टाइप हमने यहाँ पे लिखा। आप चाहो तो मैं देखो इसे यहाँ पर स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, और इसे उठा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये वाली बात आपको जल्दी समझ में आएगी। कस्टमर आईडी का डेटा टाइप मैंने वही रखा जो पहली टेबल में रखा था, और यहाँ पे मैंने लिखा 4, एंड देन दिस इज द कीवर्ड। यहाँ पे ये भी एक कीवर्ड है, दैट इज अ रेफरेंसेस कस्टमर, आई मीन टेबल का नाम क्या था, हमारी पिछली टेबल का नाम देखिए क्या था, कस्टमर 11, तो मुझे यहाँ पे कस्टमर 11 लेना होगा। तो ये कस्टमर 11 आई मीन उस टेबल का, क्योंकि ये जो कॉलम है कस्टमर आईडी पहली वाली टेबल से रिलेटेड है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर सेम नेम रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि किस टेबल से मैंने इसको जोड़ा है, दैट मीन्स नेम ऑफ द टेबल यहाँ पे मैंने मेंशन किया। नाउ नेक्स्ट वहाँ पर उस टेबल के किस कॉलम से ये मैच हो रहा है, आई मीन किसको आप लिंकअप कर रहे हो, यहाँ तो बहुत सारा कॉलम है, तो हमने कहा कस्टमर आईडी से, तो कस्टमर आईडी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो ये हुआ कि रेफरेंसेस आपने यहाँ पे डाल दिया कि भाई ये जो कॉलम है ये इसका अपना कॉलम नहीं है, बल्कि ये पड़ोसी से लिया है और उसके साथ रेफरेंस, आई मीन यहाँ फिजिकली दिख तो रहा है आपको, बट इसमें हम वही डेटा डाल पाएंगे जो यहाँ अवेलेबल होगा। अगर कस्टमर आईडी वहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर रही है पहली टेबल में, तो आप यहाँ डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया रेफरेंसेस कस्टमर 11 कस्टमर आईडी, ये डाल दिया, एंड देन इसे आप रन करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। एक जो मैंने अभी कॉपी करके हटा दिया, ये मैं उसे दिखती हूँ। अब यहाँ पे देखो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, दैट मीन्स अगर आपने कॉलम के ठीक सामने इसे डिफाइन नहीं किया, बल्कि आपको लग रहा नहीं मैं बाद में कर दूंगा, अभी मैं भूल गया हूँ बाद में कर लूँगा, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे लिखना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पे आप कॉलम लगाओगे, कॉमा सॉरी,
क्योंकि ये एक नया एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा, एक नई रो की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना है, ये जो रेफरेंसेस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स नथिंग बट द फॉरेन की। आई मीन ये जो कस्टमर आईडी सेल्स के अंदर है वो एक तरह से फॉरेनर है। क्यों फॉरेनर है भाई, वो पीछे किसी और का रेफरेंस ले रहा है ना। आई मीन इस आईडी को रखने का मतलब है कि इट इज़ अ लिंक अप विद द समवन एल्स। तो हमने इसको कहा कि तुम फॉरेनर हो भाई, क्योंकि सेल्स के लिए ये फॉरेन है। आई मीन फॉरेनर इसलिए मैंने बोला कि एक्चुअली इसका डेटा जो है पिछली वाली टेबल में है, बट उससे इसको लिंकअप करना है तो सेल्स ने इसको बुलाया है अपने पास, सेल्स ने बुलाया है। तो सेल्स में ये क्या काम करेगा, एज अ विदेशी का रोल यहाँ पे अदा करेगा, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है यहाँ पे डेटाबेस में फॉरेन की। यानी कि ये जो कस्टमर आईडी है सेल्स के अंदर सेम नेम हो जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो एट्रीब्यूट यहाँ है इट इज़ अ फॉरेन की। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा क्या है, फॉरेन की कस्टमर आईडी। भाई इस टेबल का कस्टमर आईडी, भाई यहाँ पे 4 लोग हैं, सेल्स आईडी, डेट एंड टाइप। इन चारों में से कौन फॉरेन की तरह काम कर रहा है, कस्टमर आईडी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। किसके रेफरेंस में काम कर रहा है ये कस्टमर आईडी, तो आपने लिखा रेफरेंसेस एंड देन उस टेबल का नाम बताया जहां से ये आ रहा है। कहां से आ रहा है, कस्टमर 11 से, और कस्टमर 11 के किस कॉलम से, तो ये कस्टमर आईडी। नाउ यू कैन रन दिस। तो अगर आपको ये वाला क्लियर होता है, कई बार क्या होता है हम सेम टेबल पे हैं तो हम इतनी सी बात को स्किप कर देते हैं, इसे काट देते हैं और डायरेक्टली यहीं पे रन कर देते हैं, जो मैंने पहला तरीका बताया लिखने को। तो यू कैन डू एनीथिंग। आप देखिए मैं इसी वाले को रन कर दे रही हूँ, यहाँ पे रन करेंगे, अगर ये करेक्ट होगा तो आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है लेफ्ट पैरेंथेसिस मिसिंग है, यहाँ पे कहीं पे मिसिंग आ रहा है। अगेन मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस। प्राइमरी की डेट वर्क एट 15/4। कॉमा तो लगाया ही नहीं है मैंने कहीं। ना टेबल क्रिएटेड हो गया, उसमें आई डोंट नो कहाँ पे था, कई बार नहीं समझ में आता। तो दिस बाय दिस मेथड आल्सो यू कैन क्रिएट यहाँ पे। तो क्रिएट टेबल यहाँ पे, अच्छा उसे ब्रैकेट में नहीं डाला था, फॉरेन की के बाद वो जो की होती है ना, आई मीन कस्टमर आईडी, उसे ब्रैकेट में डालते हैं। तो नाउ यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। तब देखिए यहाँ पे एक ये जो प्राइम, अब देखिए इसमें से पेरेंट टेबल कौन सी है और चाइल्ड टेबल क्या है। यहाँ पे कस्टमर जो होगा आपकी पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड है, क्योंकि यहाँ कस्टमर आईडी एफके का रोल अदा कर रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक कस्टमर क्या है, बहुत सारा सेल्स का आई मीन खरीद सकता है सामान यहाँ पर, तो कई बार विजिट कर सकता है शॉप पे। तो यहाँ पर वो मैनी टाइम्स यहाँ पे सेल्स, आई मीन जो दुकान वाला होगा वो एक कस्टमर को कई बार सेल कर रहा, तो मैनी है। मैनी हमेशा क्या होता है, वो चाइल्ड होता है, और जहाँ सिंगल होता है वहाँ पे वो पेरेंट टेबल। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द टेबल। जब आपके पास टेबल क्रिएट हो गई तो आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो डेटा इंसर्ट करने का यहाँ पे क्या तरीका है, कुछ नहीं है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए डेटा इंसर्ट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल्स वाले में डालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अभी पेरेंट टेबल में कुछ डेटा नहीं है। तो आई एम राइटिंग हियर इंसर्ट इनटू, राइट द टेबल नेम। व्हाट इज द टेबल नेम, यहाँ पे सेल्स, तो मैंने यहाँ सेल्स लिख दिया। अब एक्चुअली मुझे सारे कॉलम यहाँ पे पता है, तो मैं इसी तरह से लिख दूंगी डायरेक्टली, इंसर्ट इनटू सेल्स, टेबल का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे एक कीवर्ड रहता है वैल्यूज, वैल्यूज लोगे और ब्रैकेट में सेल्स आईडी मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 101,
एंड देन कॉमा यहाँ पे डाला, डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो, सिस डेट डाल दिया मैंने, क्या मीन सिस्टम डेट। सिस डेट आपने लिख दिया तो इसका मतलब जो भी आज की डेट होगी वो एंटर कर देगा। नाउ सेल्स टाइप मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, टाइप में क्या लिख दूँ मैं, ऑनलाइन कर देती हूँ। सिंगल जो भी कीवर्ड्स कैरेक्टर वाले होंगे हमेशा सिंगल कोट्स में जाएंगे। नाउ कस्टमर आईडी, अब देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी सपोज करिए मैंने यहाँ पे 1001 डाल दिया, बट क्या ये लेगा, मैं यही दिखाना चाह रही थी। इसे बोलते हैं इंसर्ट एनोमलाइज प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो ये नहीं लेगा, कहेगा 1001 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वैल्यू लार्जर देन द स्पेसिफाइड प्रिसीजन अलाउड फॉर दिस कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप कस्टमर का 4 डिजिट का था मैंने यहाँ 5 डिजिट कर दिया है, तो ये नहीं लिया इसने। अब देखते हैं ये नेक्स्ट एरर क्या देगा। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड, क्योंकि पेरेंट में डेटा ही नहीं डाला मैंने अभी, और चाइल्ड टेबल में मैं डेटा इंसर्ट करने लगी तो कहाँ से लेगा, वो बिल्कुल नहीं लेगा उसने। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया प्रॉपर, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉलेटेड। यहाँ पे लिख भी रहा है पेरेंट की नॉट फाउंड, क्योंकि पेरेंट टेबल में 1001 करके कोई कस्टमर ही नहीं। सपोज इफ आई एम नॉट पुटिंग एनी डेटा हियर, विल इट टेक और नॉट? नॉट इनफ वैल्यूज, तो यहाँ पे देखिए अब ये कह रहा है नॉट इनफ वैल्यूज। कारण क्या है कि यहाँ पे चौथी वैल्यूज मैंने नहीं ली है, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे नल मेंशन करना होगा। आप नल मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज सपोज आपको 3 ही कॉलम में डालना, तो सेल्स के साथ ब्रैकेट में आपको ये तीनों का नाम लिखना होगा, तो वो 3 वैल्यूज ही ले लेगा। तो देखिए 1 रो इंसर्ट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ नल डाला है। लेकिन अगर आप जो भी कस्टमर की वैल्यू डाल रहे हो, अगर वो पेरेंट टेबल में नल डाल दिया तो ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं लगाया था कि कंस्ट्रेंट की वो नल नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेफरेंस की है, दिस इन दिस टेबल कस्टमर आईडी इज अ रेफरेंस की। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, मालूम नहीं आपको बताया कि नहीं, लेकिन दूसरे को बताया है कि फॉरेन की में आप नल वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जब वीक एंटिटी होती है, वीक एंटिटी कंस्ट्रेंट में आप नल अलाउड नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि वो नल भी हटा दिया जाता है, क्योंकि वो टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट में नल को भी अलाउड नहीं करता, तो आप नल वैल्यू भी नहीं डाल सकते। फिलहाल यहाँ 1 रो इंसर्ट हो गया है, 1 रो इंसर्ट हो गया विदाउट द पेरेंट टेबल। वो किस केस में हुआ, जब मैंने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। अगर सपोज करो यहाँ पे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मैं पहली वाली टेबल में डाल दूं, तो अगर आप यहाँ पे कोई कस्टमर, चलिए अब कस्टमर टेबल में भी कुछ डेटा डाल देते हैं। सेल्स की जगह मैं यहाँ कस्टमर लिख देती हूँ। कस्टमर 11 टेबल का नाम था, और वैल्यूज जो है एक बार मुझे देखनी होगी क्या क्या लिया। आईडी है, नेम है, डेट है, इनकम है, एंड देन टाइप है और पैन नंबर है। अगर आपको उसके सीक्वेंस में नहीं डालनी है तो आप यहाँ टेबल का कॉलम का नाम मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया 101, देन नेम ले लिया कस्टमर का, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए डाल दिया, एंड देन उसका बाद क्या था, इसका डेट है, तो डेट अगेन मैं यहाँ पे सिस्टम डेट ही डाल देती हूँ, सिस डेट, एंड देन इनकम है, और इनकम मान लीजिए मैंने यहाँ 1200 डाल दिया या 12,000 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पैन नंबर है, हमें वो सारा वैल्यू डालना क्योंकि मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। तो इनकम के बाद यहाँ पे पी डाल सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय है तो पी डालेंगे, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें डालना है उसका पैन नंबर। तो जो भी नंबर होता है वो आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो नाउ अब इंसर्ट करेंगे तो ये ले लेगा। तो देखिए यहाँ मैसेज आ गया 1 रो इंसर्टेड, एंड यू कैन चेक हियर। अब हम रन करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए मैंने इसे दोबारा रन कर दिया गलती से, तो देखिए क्या कर रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड। कारण क्या है भाई, जो हमारा कस्टमर है उसका जो रोल नंबर कस्टमर आईडी वो यूनिक है ना, प्राइमरी है, तो इसलिए वो दोबारा नहीं लेगा। सपोज मैंने यहाँ 2 कर दिया, बाकी किसी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वो ले लेगा यहाँ पे। अब रन करूँगी मैं तो ये ले लेगा, 1 रो मोर इंसर्ट हो जाएगा, इनवैलिड कैरेक्टर।
अच्छा, इनवैलिड कैरेक्टर इसलिए क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, सारा एक साथ ही रन हो गया था, तो इस वजह से इनवैलिड कह रहा था। तो देखिए यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड, अब भी यूनिक कंस्ट्रेंट। अच्छा हाँ, परमानेंट नंबर को क्या है, मैंने क्या कर रखा है, पैन नंबर को यूनिक डाल रखा था ना, यहाँ पे यूनिक भी एक कीवर्ड है, इसका मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं लेगा, अब ले लेगा। तो आपको देखिए इस तरह से प्रॉपर मैसेज आता है अगर आपने वैलिडेशंस लगा रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी इंसर्ट कर सकते। अरे क्या हो गया, वन रो इंसर्टेड। नाउ आई कैन सी यहाँ पे कि हमारे पास डेटा आया कि नहीं, टेबल में देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर 11 एंड देन रन दिस। तो देखिए ये टेबल क्रिएट होकर उसमें 2 डेटा पहुंच गया है, ये वाला। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, कस्टमर की जगह हमारा सेल्स टेबल था, सेल्स में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और कस्टमर आईडी यहाँ पर खाली है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कोई सेल्स दिखाना चाहें, अब इवन हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईडी नहीं डाली है, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आई मीन एक कमांड में चलाने जा रही हूँ, अपडेट। पहले मैं देख लेती हूँ, 101 सेल्स है, तो अपडेट। अब टेबल का नाम क्या होगा, अपडेट टेबल का नाम लिखना होगा। टेबल नाम क्या है, सेल्स। सेल्स सेट, सेट का मतलब जहाँ पे वैल्यू आपको डालना है, वैल्यू हमें किस पे डालना है, कस्टमर आईडी पे, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। और मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम एंट्री करना चाह रही थी, 101। ठीक, आपने लिख दिया अपडेट सेल्स सेट कस्टमर आईडी इक्वल टू दिस, वेयर सॉरी सेल्स आईडी इक्वल टू, मैंने लिखा है शायद, वैल्यूज क्या है भूल गई, 101। तो आप देखिए ये वाला जो कस्टमर आईडी है वो सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी अपडेट हो जाएगा। तो देखिए 1 रो अपडेटेड का मैसेज आ गया। और हम रन करके देख लेते हैं। अभी जो वो नल दिखा रहा था, आई मीन कस्टमर का जो नाम के सामने वहाँ पे खाली था, इसे सेलेक्ट करके रन करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, कस्टमर आईडी अब यहाँ पे 101 आ गया। तो दिस इज द वे यू कैन यूज हियर। अब देखिए यहाँ पर एक आपने देखा कि जब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर रही थी, क्योंकि पेरेंट टेबल में डेटा नहीं था तो आप नहीं डाल पा रहे थे, तो यहाँ पे देखा कि एक दूसरे से कैसे ये लिंकअप है। अब मैं यहाँ पे सपोज करो मैं जाके डिलीट मारना चाह रही हूँ कस्टमर टेबल से, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ डिलीट। मैसेज क्या आएगा वो देखो आप, कस्टमर 11। कहाँ से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे आप डिलीट भी लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम इज अ ऑप्शनल कीवर्ड। डिलीट फ्रॉम कस्टमर 11 and I am writing here where customer ID, equal to 1001, then I want to show कि what the message it will provide, क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, put the semicolon। मुझे इसे रन करना है और आप देखिए क्या मैसेज देगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। कारण क्या है, जो कस्टमर टेबल है उसमें ये रिकॉर्ड है 1001 और मुझे उसे डिलीट करना है। बट ये जो कस्टमर है इसका डेटा जो है सेल्स में भी पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है, अभी आपने देखा था ना कि चाइल्ड में पड़ा हुआ है डेटा। तो जब तक पेरेंट में डेटा है, आई मीन आप पेरेंट डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं जबकि चाइल्ड टेबल में वो डेटा पड़ा हुआ है, तो ड्यू टू दैट फॉरेन की वो बता रहा है कि भैया मैं हूँ। आई मीन ये जो टेबल आप डेटा डिलीट करना चाह रहे हो उसके बेसिस पे चाइल्ड में एक डेटा पड़ा हुआ है, तो जब तक आप उसे नहीं डिलीट करोगे तब तक ये नहीं डिलीट होगा। तो पहले मुझे चाइल्ड टेबल से जाके ये डेटा डिलीट करना होगा, तब जाके होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इतना काम क्यों करूं, पहले चाइल्ड से जाके डिलीट करूं फिर पेरेंट में आके डिलीट करूं, तो ऑन डिलीट कास्केड एक कीवर्ड होता है, उसको इस्तेमाल कर लोगे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऑन डिलीट कास्केड, तो यहाँ पे ये चाइल्ड को भी डिलीट कर देगा, खुद भी डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। नाउ नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्वेरीज करेंगे और डिफरेंट मतलब मेरे हिसाब से मैंने आपको DDL भी बता दिया कैसे टेबल क्रिएट करनी है और कैसे उसमें डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे।
अब यहाँ पे बेसिकली जो आपको पढ़ना है दैट इज द सब क्वेरी एंड ज्वाइन क्वेरी। तो फॉर दैट आई हैव टू टेल सम क्वेरीज, बट आई विल नॉट यूज दिस टेबल, कारण क्या इसमें मैंने कोई डाटा एंट्री नहीं करी है। तो मैं जो प्री डिफाइंड यहाँ सिस्टम पे पड़ी होती है, एक तो एम्प्लॉय टेबल है और दूसरा उसका डिपार्टमेंट टेबल है। तो आई विल टेक दैट वन। क्योंकि इसमें डेटा प्रॉपरली रखा हुआ है तो हम इसी को रन कर लेंगे और इसी पे काम करके देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे देखिए सारा डेटा फिल है। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करा लेंगे और इसी तरह से इससे जो लिंकअप टेबल है यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, इस डिपार्टमेंट टेबल में भी आप देखेंगे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है और लोकेशन। यहाँ केवल 4 ही रिकॉर्ड है, 10, 20, 30, 40। और एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे 14 रिकॉर्ड्स था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है दैट इज द डिपार्टमेंट नंबर है। ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की है, जबकि डिपार्टमेंट टेबल में वही डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है। जैसा कि अभी कस्टमर और सेल्स के बीच में देखा था वैसे ही डिफाइंड है। बाकी यहाँ पे आप ये कह सकते हो एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है और इस एम्प्लॉय नंबर पे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। जिसमें डिपार्टमेंट नंबर आपकी फॉरेन की है, उसी तरह से डिपार्टमेंट टेबल पे जाओगे तो डिपार्टमेंट नंबर आपकी प्राइमरी की है। बाकी वहाँ नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स है, दैट इज अ डिपार्टमेंट नेम एंड उसका लोकेशन। तो ये है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेरी आपको चला के दिखाती हूँ जस्ट डिस्प्ले पर्पज से, कि अगर मुझे यहाँ पे अभी मैं आपको ना सब क्वेरी बता रही हूँ ना ज्वाइन क्वेरी बता रही हूँ, जस्ट सिंपल सा यहाँ पे कि देखते हैं। सपोज यू वांट टू डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10। फॉर दैट व्हाट वी राइट हियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where DPT number equal to 10. डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 एम्प्लॉय हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में। तो आपके पास इसी तरह से बहुत ह्यूज डेटा होगा जिससे आपको डेटा को फिल्टर करना है। डेटा को फिल्टर करना है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज हियर दिस वन सेलेक्ट स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट यू कैन डू एनीथिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए फिल्टर कर लिया, एक पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए, जो रिपोर्ट चाहिए थे वो आपको मिल गई। इवन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आई वांट टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी बिटवीन, ओके इफ समवन राइटिंग अ मैसेज और व्हाट, मैंने देखा ही नहीं। आयुषी ने कुछ पूछा है, आई डोंट नो कौन सी बात कर रही है कि ए बी इज सेड टू बी अ कंपाउंड की। हाँ कंपाउंड की, और यू कैन से कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो प्राइमरी की तरह काम करेगा फिर। लेकिन जब अगर एक से ज़्यादा हमारा एट्रीब्यूट कंपोजिट या प्राइमरी की आप बनाते हो ना, तो जो भी पहले नंबर पे होता है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा, आई मीन जैसे सॉर्टिंग करते हो ना, तो फर्स्ट कॉलम को पहले प्रेफरेंस होगी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। ये डिपेंड्स है कि आपने कितनी एट्रीब्यूट्स को कंबाइन किया है वहाँ पे। देन वापस मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे अगर देखना है, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी बिटवीन 2000 and 3000, देन अगेन यू राइट हियर कंडीशन कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेल बिटवीन। आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल मैथमेटिक्स कर सकते हैं, दैट इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड सेल लेस देन इक्वल टू 3000 मैंने लिखा है। तो ये केवल उन लोगों को डिस्प्ले करा देगा जिनकी सैलरी 2000 से 3000 के बीच में है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जितनी भी सैलरी डिस्प्ले हो रही है 3000 से ज़्यादा नहीं होगी और 2000 से कम का नहीं है। तो 5 लोग हैं जिनका सैलरी इनके बीच में। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज़ हियर बिटवीन ऑल्सो, विच इज़ द रेडीमेड कमांड यहाँ पे। तो आप कह सकते हो सेल बिटवीन, ये एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसे, सेल बिटवीन 2000 एंड नो नीड टू यूज़ द इक्वल टू ग्रेटर दे, क्योंकि किसी की मैथ्स कमज़ोर होती तो परेशान हो जाते हैं, यहाँ ग्रेटर लेस क्या लगेगा। तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप एक कीवर्ड यूज़ करिए वेयर सेल बिटवीन 2000 and 3000
एंड ये बाउंड्री वाली वैल्यू भी लेगा, दैट मीन्स 2000 3000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जस्ट नाउ जो प्रीवियस लिखा था इट इज इक्वलेंट टू दैट ओनली। तो आप देखो 5 रिकॉर्ड उसमें भी आए थे, इसमें भी वही रिकॉर्ड आएगा, बिकॉज बोथ आर सेम। बस ये प्री डिफाइंड कमांड से आई मीन आपको बिटवीन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तो आपने देखा कि सैलरी इतनी आ गई। अब देखो यहाँ पे एक कमीशन नाम का एक कॉलम दिख रहा है जिसमें नल ज़्यादा लोग हैं। तो अगर मुझे देखनी है सैलरी की, सॉरी सैलरी नहीं, सैलरी तो है, कमीशन, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज कमीशन इज नल। वैसे 14 लोग हैं यहाँ पर जिनकी कमीशन नल, 4 लोगों की कमीशन नल नहीं है। तो पहले मैं आपको शो कर देती हूँ एम्प्लॉय टेबल में कि टोटल कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी कमीशन नल नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 लोगों की, क्योंकि ये सेल्समैन है, आई मीन जॉब डेजिग्नेशन जो इनकी सेल्समैन है, तो सेल्समैन को कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है उनके सेल पे कि कितना वो सेल कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो देखिए बाकी सब नल हैं। और अगर आपको फिल्टर करा, किसी ने आपसे, बॉस ने मांगा कि भैया उन लोगों को लेके आओ जिनका कमीशन नल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर COM इज नल। इक्वल टू नल नहीं आता, नल इज ऑल्सो अ कीवर्ड एंड नल के साथ हमेशा इज कीवर्ड काम करता है, इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 10 लोग आ गए, 10 में से 4 चले गए तो 10 बचा, सॉरी 14 में से 4 चले गए तो 10 आ रहा है, 10 ही रिजल्ट होना चाहिए। इफ आई राइट हियर इज नॉट नल, इज नॉट नल, देन व्हाट विल बी द आंसर। जिनकी सैलरी आई मीन जिनका कमीशन नल नहीं है उनको डिस्प्ले कराओ, तो ये 4 वापस आ गए जो जिनकी सैलरी कमीशन सॉरी नल नहीं है। तो इवन अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही सेलेक्ट करना है तो स्टार की जगह आप यहाँ पे ये कर सकते हो, सेलेक्ट, मान लीजिए ई नेम और उसकी सैलरी आपने कहा, उसका कमीशन आपने कहा, जो भी आपको चाहिए वो पर्टिकुलर, तो इसके बीच में कॉमा लगा दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें ही दिखाई, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी, कमीशन। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपको निक नेम इसका अच्छा नहीं लग रहा, ई नेम वगैरह ऐसा लग रहा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलियास बोलते, कॉलम एलियास। आई विल राइट हियर, स्पेस दे दीजिए एंड देन पुट द डबल कोट्स यहाँ पे और लिख लीजिए जैसे आपको जो भी नाम आपको टेबल में डिस्प्ले कराना है, एम्प्लॉय नेम, आपको 2 लोगों के बीच में गैप रखना है एम्प्लॉय नेम, तब तो आप ये डबल कोट्स लगाइए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसके बिना भी काम कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों के बीच में गैप है। एक तरीका और बताती हूँ, सपोज सैलरी है, सैलरी में मैं देखो डबल कोट्स नहीं लगाऊंगी, जस्ट आई विल राइट हियर सैलरी, तो यू कैन डिफाइन लाइक दैट ऑल्सो। तो ये इसका निक नेम हो जाएगा सैलरी, सेल को सैलरी कंप्लीटली लिख दिया आपने। तो भी देखिए यहाँ पे अभी हेडिंग थोड़ी बदल जाएगी, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक, और यहाँ पे देखिए उसका ई नेम की जगह अब एम्प्लॉय नेम आया, वॉट एवर यू नेम प्रोवाइडेड दैट इज कॉल्ड द एलियास ऑफ द कॉलम। और सेल की जगह देखिए अब सैलरी लिख के आ रहा है, पहले सेल लिख के आ रहा था। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे एक तो डबल कोट्स में लगाया, इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेम एज कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, बट एज इज ऑप्शनल, यू कैन और यू कैन नॉट। नाउ यहाँ पे अगर मैं सपोज ये डबल कोट्स ना लगाती तो देखिए क्या एरर आएगी। ऑलवेज थिंक अबाउट द एरर, क्योंकि एरर नहीं हैंडल करना सीखा तो फिर अच्छी बात ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब एरर आ गई, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड। कारण क्या है, वो 2 कैरेक्टर को समझ रहा है। आप चाहते हो कि नहीं लगाना तो देन पुट हियर अंडरस्कोर और इसको एज अ सिंगल नेम समझेगा वो, अब वहाँ पे वो दे देगा, अब कोई एरर नहीं देगा। डबल कोट्स इसलिए लगाते हैं अगर आपको 2 कैरेक्टर में नाम लिखना है, स्पेस देना है, तो आप वहाँ पे डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम आ गया। आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व करा होगा, डबल कोट्स लगा रहे थे तो जो आपने फॉन्ट लिखा तो वही आ रहा था, लोअर का लोअर आ रहा था। अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते तो वो कैपिटलाइज कर दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने ट्रिगर डाल रखा होगा। अब ये पूछोगे ट्रिगर क्या है, PL/SQL में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक इवेंट होता है व्हेन द एक्शन परफॉर्म, तो ये ट्रिगर फायर हो जाता है। जैसे हम ये कहें कि कॉलेज वगैरह बिल्डिंग में एक फायर अलार्म होता है, अगर कहीं फायर का वो स्मेल कर लेता है तो अलार्म जनरेट हो जाता था, सेम चीज़ यहाँ पे। ये छोटी छोटी क्वेरीज है, क्वेरी मैंने वही रहने दी है, आप यहाँ पे चाहो तो हटा दो, मैं उसी को लगातार यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारा डेटा आ गया आपका, 14 का 14 आ गया, आई मीन पूरी कंप्लीट टेबल पे आ गया। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू यहाँ पे
छोटे छोटे और भी जितने माइंड, हाँ एक और बता देती हूँ, लाइक ऑपरेटर आपको बता देती हूँ। एक्चुअली 2 घंटे में ना मैं आपको एसक्यूएल पढ़ा सकती हूँ ना आप पढ़ सकते हो। अब मुझे यहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ के नाम डिस्प्ले करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो द कंप्लीट नेम बट आई वांट टू डिस्प्ले दैट नेम ओनली विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ए। तो आई विल राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where ई नेम लाइक कीवर्ड जो होता है वो पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और लाइक के साथ 2 चीज़ें चलती हैं, एक तो अंडरस्कोर चलता है और एक परसेंटाइल चलता है। तो आई टोल्ड यहाँ पे कि स्टार्ट विथ कैपिटल ए, तो यहाँ पे क्या करोगे सिंगल कोट्स लिखेंगे, और यहाँ पे नाम सारे कैप्स में हैं तो मैं कैपिटल ए लिखूंगी और उसके बाद ये परसेंटाइल सिंबल दबा देंगे और देन अगेन ये सिंगल कोट्स को क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ए ले लेगा, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक, और आप चाहो तो इसको ऐसे एंटर करके ऐसे लिख लो तो ये रन करेगा। और आप देखिए केवल 2 ही यहाँ पे पर्सन हैं जिनकी नेम ए से स्टार्ट हो रहा है और डिपार्टमेंट 30 एंड 20 में काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे केवल उनके नाम डिस्प्ले कराने हैं जिसके नाम में केवल 4 कैरेक्टर हैं, केवल 4 कैरेक्टर है और वो कोई भी हो। आई मीन पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में केवल 4 कैरेक्टर हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी स्टार्टिंग एंडिंग। अगर यही मैं बोलती एंडिंग भी थे तो आप क्या करते, परसेंटाइल को पहले लगाते और ए को लास्ट में कर देते। अगर मैं बोलती इन बिटवीन ए कहीं पे होता तो आप 2 बार परसेंटाइल लगाते, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार एंडिंग में लगाते, और बीच में कहीं पर भी स्टार्टिंग में एंडिंग में या मिडिल में कहीं पर भी ए मिलेगा तो ये डिस्प्ले कर देगा एनीवेयर इन द स्ट्रिंग इफ इट इज़ अ ए। देखिए यहाँ पे ब्लेक में ए, मिडल में है, क्लार्क में भी, एलन का स्टार्टिंग है, एडम्स में भी ए है, ना जेम्स में भी या मार्टिन में भी। तो एनीवेयर आई मीन स्टार्टिंग एंडिंग एंड इन बिटवीन कहीं पे भी होगा तो ये परसेंटाइल जो होता है मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को लेता है, और जो अंडरस्कोर होता है सिंगल। अब मैं यहाँ पे बोला कि केवल जिनके नाम के लेंथ में 4 कैरेक्टर है, आई डोंट नो कौन से 4 कैरेक्टर है, तो मैंने 4 बार अंडरस्कोर टाइप करूँगी। 1 2 3 4 ये चिपका हुआ होता है तो यू हैव टू काउंट। एंड यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे केवल उन्हीं के नाम डिस्प्ले करें जिनके नाम में केवल 4 कैरेक्टर हैं, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब कभी कभी ये होता है कि आपको टोटल सैलरी निकालनी है, तो टोटल सैलरी कैसे निकालोगे। जैसे अगर मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे 2 एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है उसके सैलरी प्लस कमीशन है, तो आई वांट टू फाइंड आउट द नेट सैलरी। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा EMP नंबर कॉमा ई नेम कॉमा, अगर मुझे उसकी सैलरी निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेल। आपने कहा बस दोनों को प्लस कर दो मैडम आ जाएगा, चलो मैंने कर दिया और आ जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आ जाना चाहिए। आप सेमी कॉलन लगाएंगे, देखते हैं क्या एरर आएगी। मेरे हिसाब से कुछ एरर आएगी या नहीं आएगी वो मुझे भी नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे सैलरी आ तो गई, लेकिन आप देखिए केवल 4 लोगों की सैलरी दिखा रहा है, बाकी सबकी 0 कर दिया, आई मीन नल कर दिया। हाउ इट इज़ पॉसिबल, कारण क्या है, जब हम नल में किसी वैल्यू को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो होता है नल आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भैया नल नहीं सबकी सैलरी एक्चुअल वो बताए, तो हमने इसकी हेडिंग मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, डबल कोट्स कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल सैलरी। तो आप देख रहे हैं कि टोटल सैलरी केवल 4 लोगों की ये दिखा रहा है, बाकी सबको 0 कर दिया, नल कर दिया। बट हमें सबकी देखनी है तो हम यहाँ पे एक एनुअल फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे कि वो नल वैल्यू को किसी वैल्यू से रिप्लेस करा दे। तो भाई हमारी एक्चुअल सैलरी कैसे होगा, अगर हम किसी वैल्यू में 0 ऐड करें तो वही सैलरी आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे NVL और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे कमीशन के पहले एंड देन कॉमा करेंगे और 0, क्योंकि कमीशन में ही नल वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैंने क्या करा, सैलरी प्लस कमीशन तो करा बट कमीशन में जो नल वैल्यू है उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिएगा रिजल्ट यहाँ पे, अब सबकी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो दिस इज द वे यू कैन डू। यहाँ पे इवन अगर आपको एनुअल सैलरी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो भी आपने निकाली है उसको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबकी साल भर की देखिए यहाँ पे 10,000 है किंग की, तो ये देखिए कितनी आती है 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद।
सैलरी में कोई फ़र्क क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे देखिए वो ब्रैकेट नहीं लगाया था ना, टोटल वो फर्स्ट वाले को ही ले रहा था, वो जीरो को ही मल्टीप्लाई कर ले रहा था 12 से, उस जीरो प्लस 10,000 करके वो 10,000 दिखा रहा था। तो हमें तो कंप्लीट जो सैलरी आ रही थी उसको 12 से मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए सबकी एनुअल सैलरी आ गई अब। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारा है। अगर आपको देखना है तो बाकी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से यूनिट 2 के उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे कमांड्स और बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। नाउ फॉर द टुडे आई विल स्टॉप हियर।